गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सूरज वर्मा फिर से आप लोगों के साथ। तो मैं इसी जगह पर हूँ, लेकिन एक मिनट के लिए रुके, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलिए, तो बेटा अब हमारा जो सेकंड वीडियो है इसी चैप्टर को लेकर हमारा जो ये नेक्स्ट जो वीडियो है, यानी कि जो थर्ड वीडियो है हमारा आज का, कौन सा है? ये थर्ड वीडियो है हमारा। तो इस चैप्टर को लेकर आज हमारा जो तीसरा वीडियो है, इस वीडियो के अंदर जैसे पिछले दो वीडियो में मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को मेंडल के बारे में बताया था, उनका परिचय बताया था, मटर के पौधे को लेकर उनके चयन का कारण। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने उसकी सफलता के कारण पढ़े थे, कुछ हमने उनकी खोज किस व्यक्ति ने की थी, कैसे की थी वो पढ़ा था। फिर हमने ये भी पढ़ा था कुछ इसकी शब्दावली के बारे में। अब वही जीन अनुवांशिकी की जो शब्दावली है, जो शब्दावली हमने पढ़ी थी, उन्हीं शब्दावलियों को मैं वापस से आगे लेके आ रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं शब्दावलियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, पहली जो हमारी शब्दावली थी, यानी हमने उस अध्याय में, उस वीडियो में, हमारे प्रीवियस जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने 4 शब्दावलियाँ पढ़ ली थी। जीन पढ़ लिया था, युग्म विकल्पी पढ़ लिया था, सम युग्मजी पढ़ लिया था, विषम युग्मजी पढ़ लिया था। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं, हमारे अगली जो शब्दावली जो है वो है लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप, अब देखो प्रारूप का मतलब होता है आपके पास में शो करना। क्या करना? उसको शो करना, दिखना। अब लक्षण का मतलब है आपके जो कैरेक्टर्स है वो किसी न किसी के सामने दिखेंगे, आपके लक्षण जो है वो दिखेंगे। बेटा आप लोगों ने राजस्थानी में कहावत सुनी है कि बेटे रपूत क्या होता है कि अपने बच्चों के लक्षण तो उसके पालने में दिखाई देते हैं। यानी कि जो बच्चा होता है ना, उसके लक्षण हमेशा उसके पालने में, यानी उसके पैदा होते हैं उसके पैरों से हमें पता चल जाता है कि हाँ ये हमारे भाई बच्चे के लक्षण है, वो कुछ ना कुछ हरकतें ऐसी कर ही देता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि लक्षण है, क्योंकि वो लक्षण सामने दिख रहे हैं। तो इसलिए क्या होगी परिभाषा? किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्रारूप कहते हैं। कोई भी सजीव हो तो उसका जो बाहरी रूप जो दिखाई दे, जैसे मैं दिख रहा हूँ तो मेरे दिखने का रूप क्या हो गया आपके पास में? आपका लक्षण प्रारूप। मेरे लिए वो क्या हो गया? आप लोग मुझे क्या देखोगे कि हाँ सर के लक्षण ऐसे है भैया, ठीक है। जैसे आप लोग कई बार जाते हो ना बाहर, शराब पीते हुए किसी को देखते हो, सिगरेट पीते हो, क्या इसके लक्षण तो बहुत बुरे हैं, इसके लक्षण अच्छे नहीं हैं। तो बेटा वो क्या है? उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जो हमें दिख रहे हैं, जो हमें दिख रहे हैं वो उसके लक्षण हैं। इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? लक्षण प्रारूप। इस प्रकार के लक्षण को हम, इस प्रकार का प्रारूप क्या कहलाता है? लक्षण प्रारूप कहलाता है। आगे बेटा बात समझ में। दूसरी बात हम करते हैं जीन प्रारूप पर। अब देखो वर्ड आ रहा है जीन, शब्द क्या आ रहा है मेरा? जीन। जीन क्या होता है? अंदर होता है। क्या होता है? शरीर के अंदर होता है। तो अब दिखती सी बात है, अगर हम प्रारूप की बात करें, ढांचे की बात करें, तो जीन प्रारूप यानी कि जीन का जो ढांचा है, यानी जीन में जो जो बदलाव आ रहा है वो बेटा बदलाव हम लोग नहीं देख सकते, वो हम नहीं देख सकते। जैसे किसी सजीव की आनुवंशिक संरचना को जीन प्रारूप किया जाता है। अब इसका उदाहरण देता हूँ मैं आपको, सुन लेना। उदाहरण ये है, हिरोशिमा नागासाकी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। ये ऐसे 2 शहर थे जहाँ पर क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर बम फोड़ा गया था, परमाणु बम, है ना। अब उस परमाणु बम की विशेषता क्या है आज भी? कि वहाँ पर जितनी भी फसल हो रही है, संतति हो रही है, वो सारी की सारी क्या हो रही है बेटा? नुकसान में। आज भी उनके अंदर कुछ न कुछ उनकी इंटरनल जो संरचना है, यानी आंतरिक जो संरचना है, जो जीन है। अब वहाँ पर सुना जाता है, आप लोगों ने इतिहास में वगैरह में पढ़ा है कि वहाँ पर आप देखते हो कि जो भी आज पैदा हो रही है, जो जनरेशन आज तक पैदा हुई है, वो किसी न किसी रूप से, चाहे मानसिक रूप से हो चाहे शारीरिक रूप से हो, विकृत ज़रूर है ना। उसमें कुछ ना कुछ विकृति, यानी कि उसका जो जीन यानी आंतरिक जो संरचना है ना, वो बेटा बदलाव में, वो क्या है? बदल रही है। क्लियर? तो इसको अपन बोलते हैं जीन प्रारूप। किसी भी सजीव की आनुवंशिक संरचना, यानी कि उसकी अंदर की जो संरचना है। जैसे मान लो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं, कि अगर कोई व्यक्ति कुछ कारणों से, किसी कारण से उसको एड्स हो जाता है, किसी कारणवश उसको एड्स हो जाता है, या मान लीजिए उसको ब्लड कैंसर हो जाता है, ठीक है। अब ब्लड कैंसर हो गया, अब वो उस व्यक्ति को हो गया ब्लड। अब अगर वो व्यक्ति किसी व्यक्ति को, दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को अपना खून देता है, किसी दूसरे व्यक्ति को अपना खून देता है, तो वो भी तो संक्रमित होगा। यानी कि उसका आंतरिक संरचना, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी भी आंतरिक संरचना बदल जाएगी, आंतरिक जीन का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। अब ब्लड कैंसर के
जो कारक है वो भी उसमें रहेंगे, तो यहाँ पर उसका बदलाव आ जाएगा। क्या हो गया, किसी सजीव की आनुवंशिक रचना को क्या कहा जाता है, उसका जीन प्रारूप कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन प्रारूप। अब देखो दो चीज़ें मेरी याद रखिएगा, पहले तो इनकी परिभाषा, दूसरा जब आप इसके तीनों नियम पढ़ोगे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, उन तीनों ही नियमों में क्या आएगा, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप के कुछ अनुपात दिए होंगे, तो वो अनुपात याद होने ज़रूरी है। एग्ज़ाम में उन अनुपातों में से एक प्रश्न ज़रूर आपके समक्ष आता है। अब बात करते हैं हम अप्रभावी लक्षण। क्या अप्रभावी का मतलब है, आपके माता पिता में से किसी एक में वो लक्षण ज़रूर है, परंतु वो लक्षण आप में नहीं है और आपके भाई बहन में ज़रूर है। यानी कि वो लक्षण की क्वांटिटी आप में भी है, उस लक्षण के गुण बेटा आप में भी है, परंतु वो वहाँ पर वो लक्षण क्या है, सारे के सारे लक्षण छुपे हुए हैं, वहाँ पर वो लक्षण हाइड में है। ठीक है, इसलिए वो अप्रभावी है। वह लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त न होने दे, ऐसे लक्षण क्या कहलाते हैं, अप्रभावी लक्षण होते हैं। जैसे मान लो कि आप अपने माता पिता की प्रथम पीढ़ी, आपके जो बच्चे होंगे वो आपकी माता पिता के लिए क्या होंगे, द्वितीय पीढ़ी होगी। क्या होगी, उनकी द्वितीय पीढ़ी होगी, लेकिन आपके लिए वही पीढ़ी क्या होगी, प्रथम पीढ़ी होगी। क्या होगी, प्रथम, क्योंकि वो आपसे जस्ट उत्पन्न हुआ है, होगा ना। तो बेटा वही चीज़ देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, प्रभावी लक्षण की। तो प्रभावी लक्षण में क्या है, वह लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में अभिव्यक्त हो, यानी कि प्रथम पीढ़ी में दिखाई दे, लक्षण प्रारूप में आपको दिखाई दे, वो क्या है, आपके प्रभावी। और जो जीन प्रारूप में है वो क्या है, अप्रभावी, लेकिन वो आपको दिखेंगे नहीं, जीन में है परंतु वो सामने नहीं आएंगे। जैसे मान लो कि आप में से किसी के माताजी के आँखों का कलर ब्राउन है और किसी के पिताजी के आँखों का कलर मान लीजिए कि ब्लैक है, लेकिन आप में से किसी की आँखों का कलर मान लीजिए नीला है। ठीक है, उसी व्यक्ति की आँखों का कलर नीला है, तो बेटा अब यहाँ पर उन दोनों के लक्षण आप में नहीं है। परंतु वही बात अगर हम कहें कि आपके भाई या बहन के आँखों का कलर काला या भूरा है, तो उनमें कहाँ से है, तो वो लक्षण उनमें है, आप में भी है वो लक्षण, परंतु वो लक्षण क्या है, वहाँ पर प्रभावी नहीं। अब जो लक्षण दिख रहे हैं वो तो सारे प्रभावी है, और जो नहीं दिखेंगे वो क्या हो गए, सारे अप्रभावी हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं संकरण की। तो संकरण हमारे पास में 4 प्रकार के हैं, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण और बहुसंकर संकरण। ठीक है, तो एक संकर संकरण की बात करें पहले, वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, यानी कि मेरे वंश से मेरे से लेकर मेरे अगले वंश तक जो एक लक्षण जा रहा है, अगर मैं उसका अध्ययन करूं कि भाई इसके आंखों का कलर ही अध्ययन करना है मुझे, तो वो एक ही लक्षण है, वो क्या है, सिर्फ एक ही लक्षण है, तो वो एक लक्षण क्या कहलाएगा, एक संकर संकरण कहलाएगा। द्विसंकर संकरण की बात करें तो इसमें 2 लक्षण होते हैं। आप एक परिभाषा याद रख लो, आप एक परिभाषा को याद रख लो, अपने आप अगले आप याद कर पाओगे। एक संकरण में एक संकरण का एक लक्षण का अध्ययन है, द्विसंकरण में 2, त्रिसंकरण में 3 और बहुसंकरण में 2 या 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। जब एक पॉइंट याद हो गया तो सारे पॉइंट पीछे याद हो गए। इसके बाद में हम बात करते हैं जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी का मतलब है राजा जनक नहीं, उनकी पीढ़ी की बात नहीं हो रही, हम यहाँ पे जनक पीढ़ी का मतलब है पेरेंटियल जनरेशन, यानी कि हमारे जनक जो है, हमारे जन्मदाता जो है वो हमारे लिए जनक पीढ़ी है। वो क्या है, जनक पीढ़ी है। क्यों, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों में संकरण करवाया जाता है उन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं। अब मैं यहाँ पे बात, क्योंकि हम पौधों से रिलेटेड कर रहे हैं तो पौधों को ही लेके चलेंगे, इसलिए जो पौधे हैं, जैसे आम है, आपके घर के आस पड़ोस में कोई आम का पौधा होगा, वो आम का पौधा बड़ा हुआ है, आम की गुठलियाँ दी है, अब उस गुठली में से नया पौधा आपने लगाया। अब आपने जिस गुठली में से नया पौधा लगाया, जिस आम की गुठली में बीज में से नया पौधा लगाया है, लेकिन उस पौधे का बीज कहाँ से आया, जिस पेड़ से आया वो पेड़ क्या हो गया बेटा, उसका जनक हो गया। क्या हो गया, जनक। ठीक है,
जैसे अगर अपन अपने आप को पौधा माने, अपन अपने आप को अगर पौधा माने, तो हमारे माता पिता हमारी कौन सी पीढ़ी है? जनक पीढ़ी है। हम लोग उनके लिए क्या है? प्रथम पीढ़ी। और हमारी आने वाली पीढ़ी क्या है? वो द्वितीय पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी क्या हो गई? जनकों से प्राप्त पीढ़ी को प्रथम पीढ़ी कहते हैं। जो जनक द्वारा उत्पन्न की गई संतति है वो क्या कहलाती है? प्रथम पीढ़ी कहलाती है। द्वितीय पीढ़ी प्रथम पीढ़ी के, अब आपसे जो आपकी नई पीढ़ी आएगी, आपसे आपकी जो नई पीढ़ी आएगी वो क्या कहलाएगी? आपकी प्रथम पीढ़ी। लेकिन आपके माता पिता के लिए वो होगी F2 पीढ़ी, यानी कि द्वितीय पीढ़ी। ठीक है। अब है एक संकर अनुपात। देखिए, एक संकर अनुपात का मतलब है एक संकर संकरण से जो अनुपात हमें मिलेगा वो अनुपात क्या कहलाएगा? एक संकर अनुपात कहलाएगा। द्विसंकर अनुपात, यहाँ पर दो संकर संकरण से जो अनुपात मिलेगा वो कहलाएगा द्विसंकर अनुपात। क्लियर? आगे बेटा बात समझ में? आप अपना समय ले लीजिए, फटाफट इसको नोट डाउन करिए। और इसके जो नोट्स है वो इसी आश्रम ऐप पर, मैं फिर से याद दिला दूँ, इसी आश्रम ऐप पर आपको मिल जाएंगे। जब तक आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हो तो ही बेटा वो अवेलेबल रहेंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट इसको नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने हम बात कर रहे हैं अभी, सबसे पहला है परीक्षण संकरण। अब देखो, परीक्षण संकरण का मतलब क्या है? वह संकरण जिसमें प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षणों से होता है। अप्रभावी लक्षणों से होता है। यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर क्या है? अप्रभावी लक्षण वाले कारकों से इसका क्या करवाते हैं? संकरण करवाते हैं। किस पीढ़ी का? प्रथम पीढ़ी का। ये नियम आप, ये जो संकरण है, मैं वापस बता रहा हूँ, ये संकरण हम पढ़ेंगे किस में? पृथक्करण के नियम में। वापस से इसका उदाहरण सहित उसे देखेंगे, इसका चेकर बॉक्स बनाएंगे, फिर उसको आगे अभिव्यक्त करेंगे। फिर है हमारे पास में कौन सा संकरण? पश्च संकरण। वह संकरण जिसमें प्रथम पीढ़ी व जनकों के मध्य संकरण होता है, करवाया जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा कौन है? जनक के मध्य। ठीक है ना? प्रथम पीढ़ी के जो भी जनक हैं उनके बीच में वापस उनका संकरण उसी से करवाना क्या कहलाता है? क्या होगा? पश्च संकरण।
इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे इंटरेस्टिंग जो संकरण है वो है व्युत्क्रम संकरण। देखो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? जस्ट उल्टा। ठीक है, तो उसकी बात करें हम व्युत्क्रम संकरण में तो क्या होगा? मान लो कि अपने पास में दो जनक है, मान लो कि अपने पास में दो जनक है ए और बी। ठीक है, अब ए एक समय में हमने नर लिया और एक समय में हमने उसको मादा मान लिया। किसको? बी को। अब इन दोनों के बेटा बीच में हमने क्या करवा दिया? संकरण करवा दिया। हो गई जनरेशन जारी, यानी नई जनरेशन उत्पन्न हो गई। अब क्या करेंगे? उल्टा करेंगे, इसी को उल्टा करेंगे, इसी पौधे को उल्टा करेंगे। अब हम ए को मान लेंगे मादा और बी को अपन ने कर लिया नर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा? ए जो पौधा है वो दोनों ही तरह से काम कर रहा है, नर की तरह भी और मादा की तरह भी, और बी जो है वो भी दोनों की तरह काम कर रहा है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? यहाँ पर व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्युत्क्रम संकरण कहलाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगली बात समझ में? चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट है इसके जो नियम है। इसके जो नियम देखिए, 15, 16, 17 और 18 हो गए, लेकिन दो और बच गए। दो कौन से बच गए? त्रिसंकर संकरण और बहुसंकर संकरण। मैंने क्या कहा था? त्रिसंकर की परिभाषा क्या हो गई? ऐसा संकरण जिसमें 3 लक्षणों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? त्रिसंकर संकरण। और बहुसंकरण में एक से ज़्यादा लक्षणों का या दो से ज़्यादा या चार से ज़्यादा लक्षणों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? बहुसंकर संकरण, है ना। चलो अब हम बात करते हैं अगले अपने नियमों की तरफ चलते हैं। तो नियमों पर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ। वापस से हम बात कर लेते हैं उसकी। देखो हम लोग बात कर रहे हैं प्रभाविता के नियम की। पहला नियम हम लोग क्या ले रहे हैं? प्रभाविता का नियम। क्या नियम ले रहे हैं? मेंडल के जो पहले नियम है उसमें से पहला हमारे पास में नियम है बेटा, वो है प्रभाविता का नियम। अगली बात समझ में? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम का मतलब क्या है? यहाँ पर इसमें प्रथम पीढ़ी के अंदर जो लक्षण सामने दिखे वो प्रभाविता के नियम, वो प्रभावी है, और जो नहीं दिखे वो अप्रभावी है। ये दोनों ही लक्षण यहाँ पर प्रभाविता के नियम में आएंगे। लेकिन इससे पहले एक बात समझ लीजिए, यह जो नियम है ना, एक संकर संकरण आधारित है, एक संकर संकरण पर आधारित है। कितने हैं? एक संकर संकरण पर आधारित है। अब इसका कथन एग्जाम में भी इसी तरह से लिखना है। पहले नियम आ गया, फिर उसके बाद में उसका कथन स्टार्ट करेंगे। जब जनक पीढ़ी में संकरण करवाया जाता है तो उत्पन्न प्रथम पीढ़ी में अभिव्यक्त लक्षण प्रभावी तथा जो लक्षण उपस्थित है परंतु प्रकट नहीं हो रहे हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहेंगे।
अगली बात समझ में, जो लक्षण अवेलेबल है यानी दिख रहे हैं वो तो सारे प्रभावी, लेकिन जो नहीं दिख रहे वो अप्रभावी। अब कैसे है उसका उदाहरण देखो, उसका उदाहरण समझना। मैंने 2 पौधे लिए, मतलब मेंडल के अनुसार की बात कर रहे हैं, पौधे हैं उसके पास में 2, कितने हैं 2। अब दोनों में से जनक पीढ़ी मान लो ए है, इसके अंदर कारक है डबल लंबाई, यानी कि सम युग्मजी क्या है कैपिटल टी। कैपिटल टी किसका होता है, लंबाई का। किसका है, ये है लंबे, ये सारे पौधे लंबे हैं। और बी वाले में है सारे के सारे बौने, ये भी तो ऊंचाई का ही कारक है। अब कारक एक ही है, कारक एक ही है। अब इनके बीच में बेटा क्रॉस करवाया, तो देखो जब क्रॉस होता है ना, अब क्रॉस करवाने के 2 तरीके, एक तो इन दोनों में से एक एक कारक उठाओ और ले लो, ठीक है। अपन क्या करेंगे, अपन चारों की बात करेंगे। इसका करवाया, इससे क्या बना बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। फिर इस कैपिटल टी का करवाया अपन ने इस स्मॉल टी के साथ में, तो इसका क्या हो गया टी और स्मॉल टी। फिर इसका करवाया वापस इससे, तो वापस टी और स्मॉल टी। फिर इसी का करवाया वापस इससे टी और स्मॉल टी। अब देखो सब में अगर मैं यहाँ पर एक ही कारक लूँ तो क्या मिलेगा मुझे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यही मिलेगा। लेकिन ये पौधा देखने में कैसा है, देखने के अंदर ये पौधा बेटा लंबा है। क्या है, लंबा है। यानी कि ये चारों पौधे जो है, यानी कि ये 100% है। ये क्या है 100%। अनुपात क्या है, 1:1 का है। सारे के सारे लंबे ही है, सारे के सारे 100% लंबे है। अगर हम बात करें तो 100%, और 100% का मतलब ये सारे के क्या हो गए, सभी पौधे लंबे, सभी पौधे लंबे हैं। परंतु एक चीज़ देखो यहाँ पर, इस जगह पर देखना कि ये जो कैपिटल टी है ये क्या है, लंबाई का है, लंबाई का कारक है। लेकिन ये कारक प्रभावी है, ये लंबाई क्या है, प्रभावी है, लंबाई प्रभावी है बेटा, इसलिए वो दिख रही है। इसीलिए सारे पौधों में गुण लंबाई के दिखाई दे रहे, परंतु उसमें एक और गुण भी है। ये कौन सा है, किसका है, बौनेपन का है। किसका है, बौनेपन का है। तो बौनेपन का जब गुण है, लेकिन ये बौनेपन का गुण क्या है, अप्रभावी है। क्या है, अप्रभावी गुण है। तो बेटा ये अप्रभावी गुण जब है, इसमें मैंने क्या कहा था, प्रभाविता का नियम है, इसमें दोनों गुण होंगे, अप्रभावी और प्रभावी। वर्ड ही आ रहा है प्रभावी, तो प्रभाविता तो दोनों को ही प्रभाव देगी, होते हुए भी जो नहीं दिख रहा है, ये है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो बौनेपन का क्या हो गया, इसमें अप्रभावी। लेकिन ये नहीं है, ये है और दिखाई भी दे रहा है, तो ये क्या हो गया बेटा, प्रभावी। ठीक है, अपना समय ले लो, फटाफट इसको कॉपी कर लो। चलिए, हो गया। तो आज हम लोग इन्हीं 2 नियमों पे इसी नियम पर चर्चा करेंगे। अब आप सभी से एक ही अनुरोध हो रहा है मेरा सारे स्टूडेंट से, अपने आप को तैयार रखें, गवर्नमेंट डिक्लेरेशन के भरोसे न रहे, स्टडीज़ को कंटिन्यू करें। बोर्ड क्लासेस है तो उस पर अमल करें। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। प्लस गुरु आश्रम ऐप को क्या करें, आप लोग सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर। ओके, हम यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे आपको, टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह हम अवेलेबल है। तो जब भी आपको समस्या हो वहाँ पर आप कमेंट कीजिए, आपके पास में रिप्लाई ज़रूर आएगा। तब तक के लिए ओके, थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं हमारे साथ में।